हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अकाउंटिंग फॉर जीएसटी का पूरा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम लोग रिज्यूम करेंगे टॉपिक जो हमने बीच में छोड़ा था, जो कि था सब्सिडरी बुक्स का। तो हमें अच्छे से पता है कि सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं। ये होती हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते होते हैं। क्यों बनाते हैं हम लोग ये सब्सिडरी बुक्स? इन सब्सिडरी बुक्स को हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि जो हमारा जर्नल है वो हैवी ना हो जाए, और साथ ही में जो बार बार ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो रेपिटेटिव नेचर की होती हैं, बार बार उन ट्रांजैक्शंस को ना लिखना पड़े। तो कुछ चीज़ें जो बार बार होती हैं, रिपीटेडली होती हैं ट्रांजैक्शन, जैसे कि परचेज की, सेल की, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, उसके लिए हम लोग अलग से बुक्स बना देते होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स या सब्सिडरी जर्नल्स, ताकि जो हमारा जर्नल है उसमें हमें जो दूसरे आइटम्स है विच आर नॉन रेपिटेटिव इन नेचर, वही वाली ट्रांजैक्शंस हमें वहाँ पर मिले। तो सब्सिडरी बुक्स कुछ भी नहीं होती, ये जर्नल का ही रोल प्ले करती है। बस जो जर्नल एंट्री होती है वो वैसे पास नहीं करनी होती, अलग अलग तरीका रहता है हर एक सब्सिडरी बुक को बनाने का। कैश बुक हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने सीखा था सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। अब जो हमारा टॉपिक के हिसाब से रह चुका है वो है परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। तो हम लोग स्टार्ट करने वाली है वो वाली बुक्स जो कि गुड्स से रिलेटेड है। गुड्स वो आइटम्स जिसमें हम डील करते होते हैं। तो पहली बुक जो हम स्टार्ट करेंगे आज वो है परचेजेस बुक। तो हमें अच्छे से पता है कि परचेजेस बुक में रिकॉर्ड क्या करना होता है। जब हमने इंट्रोडक्शन सीखी थी इन सब्सिडरी बुक्स की, हमने उसने सीख लिया था कि किस बुक को हम किस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि सब्सिडरी बुक में रिकॉर्डिंग वाला जो एस्पेक्ट है, वो वाला जो स्टेप है वो पूरा हो रहा है रिकॉर्डिंग वाला। तो अब परचेजेस बुक इसलिए होती है, ये होती है फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। तो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स क्या है इसमें इम्पॉर्टेंट है एक तो क्रेडिट, उधार वाली, सिर्फ क्या परचेज ही, परचेजेस बुक उसका नाम ही परचेज बुक है, सेल थोड़ी रिकॉर्ड कर लेंगे उसमें, सिर्फ परचेज रिकॉर्ड होनी है, वो भी उधार वाली। और वो भी किस चीज़ की? सिर्फ गुड्स की। गुड्स हमें अच्छे से पता है वो आइटम्स होती हैं जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है, सिर्फ वही चीज़ें हमारे लिए गुड्स है। बाकी जो भी चीज़ रही वो हमारे लिए गुड्स बिल्कुल भी नहीं होता। तो ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स कैन बी रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक। तो अब अभी तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसान लगती होती है कि पता ही है परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। लेकिन जब क्वेश्चंस आते होते हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चे इस चीज़ में गलती करते होते हैं, किसी और बुक में कोई और चीज़ रिकॉर्ड कर देते होते हैं, क्योंकि ध्यान ही नहीं होता कि हम कौन सी बुक बना रहे हैं और उस बुक में हम लोग रिकॉर्ड ही क्या कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से करना होता है हर एक क्वेश्चन जब ये सब्सिडरी बुक्स का कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें ट्रांजैक्शंस ऐसी थी हो सकती हैं जो उस बुक में आनी ही ना हो हमारे। तो वो चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि सिर्फ इसमें क्रेडिट परचेज होएगी गुड्स की रिकॉर्ड। तो अब इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या बिल्कुल ध्यान रखना है हमने। सबसे पहले तो हम लिखते हैं कैश परचेजेस। तो हमें पता है हमारी परचेजेस हो ही दो तरीके की सकती है, एक होती है कैश परचेजेस जो कि हम कैश में कर लेते हैं, दूसरी होती है क्रेडिट परचेजेस मतलब उधार वाली परचेजेस। तो अगर कैश परचेजेस है, चाहे तो वो गुड्स की हो या फिर वो हो ऑफ एनी अदर एसेट, चाहे हमने गुड्स परचेज किए हैं कैश में, चाहे हमने कोई भी और एसेट परचेज किया है कैश में, कैश लिखा है ना वहाँ पर, तो कहाँ जाएगा वो? तो सीधा हमारा जाएगा कैश बुक में। और कैश बुक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हमें अच्छे से पता है कि कैश बुक में कैसे हमारी रिकॉर्ड होती है ट्रांजैक्शन। और साथ ही में हमें ये भी पता है कि कैश बुक होती है और प्रिंसिपल एज वेल एज अ सब्सिडरी बुक। वो सब्सिडरी बुक भी है, वो प्रिंसिपल बुक भी है। तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी है और बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री भी है, क्योंकि उसमें ही सारा काम जो है हमारा रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग वाला ख़त्म हो जाता होता है कैश बुक में। तो अगर तो हमारे पास कैश परचेज है, किसी की भी हो, कैश इन्वॉल्व हो गया तो कहाँ आएगा? कैश बुक में ही वो आना है। दूसरी तरीके की हमारी परचेज होती है उधार परचेज, यानी कि क्रेडिट परचेजेस।
तो अगर अब उधार परचेज है तो इसमें हमने ध्यान रखना है, अगर तो उधार परचेज है गुड्स की तो कहाँ आएगी, तो जो हम बुक अभी सीखने वाले हैं उसमें आएगी, जो कि है क्या, परचेजेस बुक। तो अगर उधार पे परचेज कर लिए गुड्स तो वो तो आ जाएंगे यहाँ पर, लेकिन अगर उधार पे ही परचेज किया गया है परचेज एनी अदर एसेट, कोई और एसेट आपने उधार पर परचेज कर लिया, वो कहाँ आएगा, परचेज बुक में बिल्कुल भी नहीं आ सकता। वो सिर्फ उन आइटम्स को जिसमें आप डील करते हो, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, आपका बिजनेस किस चीज़ में डील करता है, जिस चीज़ में आपका बिजनेस डील करता है अगर वही वाली चीज़ खरीद रहे हो उधार पर तो आ जाएगी वो परचेज बुक पे। लेकिन अगर कोई और चीज़ आप खरीद रहे हो जिसमें आपका बिजनेस डील नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल आप फर्नीचर का बिजनेस है आपका, तो अगर आप टेबल चेयर कुछ भी खरीद रहे हो वो आपके लिए गुड्स हैं, वो आपने उधार पे खरीदे तो आ जाएगा यहाँ परचेज बुक में। लेकिन आप फर्नीचर में डील कर रहे हो, आपने कोई और एसेट खरीदा, जैसे कोई कंप्यूटर खरीद लिया, तो क्या वो यहाँ पर आएगा, क्या वो फर्नीचर है, वो कंप्यूटर फर्नीचर नहीं है, इसलिए वो परचेज बुक में नहीं आएगा। चाहे वो आपने उधार पे भी खरीदा हो, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा जर्नल प्रॉपर में। और हमें ये भी पता है जर्नल प्रॉपर क्या होता है, नॉर्मल जर्नल ही होता है। जब हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं तो हम लोग जर्नल को ही एक अलग नाम दे देते हैं जिसको हम बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। इसका फॉर्मेट भी वही रहता है नॉर्मल जर्नल वाला, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट इन रुपीज़ और क्रेडिट इन रुपीज़। तो नॉर्मल जर्नल एंट्री पास करेंगे इन केस वी परचेज एनी अदर एसेट ऑन क्रेडिट, जो कि कहाँ जाएगी, जर्नल प्रॉपर में वो चली जाएगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ समझने के लिए कि उधार परचेज की वैसे जर्नल एंट्री होती क्या थी। हमें अच्छे से पता है यहाँ पे हम जर्नल एंट्री थोड़ी पास करेंगे, हम सब्सिडरी बुक्स बना ही इसलिए रहे हैं ताकि बार बार हमें उस चीज़ से रिलेटेड जो जर्नल एंट्री है वो बार बार ना पास करनी पड़े। लेकिन फॉर्मेट को सही से समझने के लिए और बिल्कुल भी ताकि हमसे गलती ना हो, चाहे किसी भी सब्सिडरी बुक का क्वेश्चन आ जाए, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि जर्नल एंट्री होती क्या थी, किसकी, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की। तो परचेज बुक में आने क्या है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। तो इसकी जर्नल एंट्री हम लोग को अच्छे से पता है क्या होती थी जर्नल एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेज को हम लोग क्यों डेबिट करते होते थे, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस, हमारा खर्चा बढ़ जाता होता था ये परचेज वाला, इसलिए इसको डेबिट करते थे। फिर हम लोग कंप्लीट करके आए हैं बहुत ही अच्छे से, कौन सा टॉपिक, जीएसटी का। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमारा इम्पोज होता है ऑन द प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जिन भी बच्चों ने पहले तो वो वाला लेक्चर नहीं देखा, सब लोग जाकर पहले जीएसटी का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ कर आएँ, क्योंकि परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न से डायरेक्टली रिलेटेड है गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाला टॉपिक। तो अगर उसमें जो टर्म्स यूज़ होती हैं, उसका जो सोचने का तरीका रहता है कि क्या चीज़ कहाँ पर इन्वॉल्व होनी है, वो अगर अच्छे से आएगा तो ही ये वाला टॉपिक ढंग से समझ में आएगा, नहीं तो सही से समझ नहीं आएगा। तो पहले जाकर जीएसटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ढंग से समझे और फिर ही ये वाला लेक्चर देखें। तो उसमें हमने अच्छे से सीख लिया था कि जब जब हम परचेज करेंगे वेदर गुड्स वेदर सर्विसेज, क्या होता है, हम लोग जीएसटी पे करते हैं। जो भी परचेजर होता है उसको जीएसटी पे करना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स। अब वो इनपुट टैक्स, वो इनपुट जीएसटी होता है, वो हो सकता है इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी इन केस ऑफ इंट्रास्टेट सप्लाई, और इनपुट आईजीएसटी इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई। इंट्रास्टेट सप्लाई वो सप्लाई विच इज डन विद इन द सेम स्टेट, और इंटरस्टेट सप्लाई वो सप्लाई विच इज डन आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, मतलब बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स वो सप्लाई हुई तो वो क्या हो जाती है, वो इंटरस्टेट सप्लाई हो जाती है और आईजीएसटी चार्ज किया जाता है। तो अब हमें अच्छे से पता है, चाहे आईजीएसटी हो, चाहे सीजीएसटी, एसजीएसटी हो, टोटल जो जीएसटी का अमाउंट रहता है जो परचेजर को पे करना होता है वो इक्वल ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग इनपुट जीएसटी अकाउंट को साथ में डेबिट करते होते हैं। क्यों हम इसको डेबिट करते हैं, क्योंकि ये जो इनपुट जीएसटी होता है ये हमारे लिए एक एसेट हो सकता है। हमें पता है यहाँ पे या तो आएगा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अगर इंटरस्टेट सप्लाई हुई, और यहाँ पे आएगा इनपुट आईजीएसटी अगर इंटरस्टेट सप्लाई हुई। अब वो तो क्वेश्चन के हिसाब से होगा, तो यहाँ मैंने लिख दिया इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट। ध्यान में क्या रखना है, ये इनपुट वर्ड ही यूज होता है इन केस ऑफ परचेजेस। परचेजेस के केस में हम आउटपुट वर्ड यूज कर ही नहीं सकते, आउटपुट वर्ड यूज होता है सेल्स के केस में। अभी हो रहा है परचेज, हमने परचेज किया है उधार पर, तो परचेज किया है तो इनपुट जीएसटी वर्ड यूज होना है, इट इज एन एसेट फॉर अस। तो डेबिट इंक्रीज इन
एसेट, इसलिए हम इसको डेबिट करते होते हैं। अब ये इनपुट जीएसटी हमारे लिए एसेट होता ही क्यों है? हम लोग इसको पे कर देते होते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज, लेकिन जब हम अपनी नेट जीएसटी की लायबिलिटी निकालते होते हैं हम इसको माइनस कर लेते होते हैं, डिडक्ट कर देते होते हैं अपने आउटपुट टैक्स में से नेट अपनी लायबिलिटी निकालने के लिए, तो उससे हमारी वो लायबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए ये क्या होता है? ये हमारे लिए होता है एसेट। तो डेबिट इंक्रीज इन एसेट, इसलिए परचेज के केस में हमेशा जो जीएसटी होता है, जो इनपुट जीएसटी होता है, वो डेबिट होता है और इनपुट जीएसटी ही इन्वॉल्व होता है परचेजेस के केस में। तो अब इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर परचेजेस बुक आई है आपके पास, क्या आपके फॉर्मेट में कहीं पे भी आउटपुट जीएसटी वर्ड यूज़ हो सकता है? नहीं हो सकता। परचेजेस से इन्वॉल्व ही क्या है? परचेजेस के साथ इन्वॉल्व है इनपुट वर्ड, जो कि होता क्या है? वो होता है एसेट। तो इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट और टू क्रेडिटर्स, जिससे उधार पर हमने लिया है उसको क्या करते हैं हम लोग? क्रेडिट कर देते होते हैं। क्यों? क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटी, हमारी जो ये क्रेडिटर वाली लायबिलिटी होती है ये बढ़ जाती होती है। आगे चल के हमको इसको पैसे देने होते हैं, टोटल अमाउंट देनी होती है, साथ में तो जितना हमने परचेज़ किया वो भी देना है, साथ में हमें जीएसटी भी पे करना होता है क्योंकि हमने ही तो परचेज करी है। तो इससे हमें पता चल गया कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। एक तो परचेजेस इन्वॉल्व होगी, द अमाउंट ऑफ परचेजेस जितनी हमने करी, साथ ही में ये इनपुट जीएसटी इन्वॉल्व हो जाएगा, मतलब कि इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर इनपुट आईजीएसटी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, और साथ ही में कोई क्रेडिटर का अकाउंट हमारा इन्वॉल्व होगा। तो अब इतना पता होने के बाद हम लोग देखेंगे कि फॉर्मेट क्या रहने वाला है इस परचेजेस बुक का। तो फॉर्मेट हमारा होता है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हम लोग ऊपर लिख देते होते हैं परचेजेस बुक, और ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी ही लिखा होता है इन द बुक्स ऑफ, जो भी पर्टिकुलर कंपनी की बुक्स में हम लोग ये बुक्स हम लोग बना रहे होते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पे जो कॉलम होता है वो हमारे पास होता है डेट का, कि किस डेट को वो ट्रांजैक्शन हमारी हुई है जिसको हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो डेट यहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट जो कॉलम होता है वो होता है इनवॉइस नंबर का। अभी हम समझेंगे कि सारे कॉलम्स में क्या क्या हमने लिखना है, पर पहले हम लोग बस हेडिंग लिखने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है यहाँ पर। फिर जो हमारे पास कॉलम है वो है पर्टिकुलर्स का। नेक्स्ट कॉलम है लेजर फोलियो, उसके बाद है डिटेल्स, डिटेल्स के बाद है परचेज का कॉलम, परचेज के बाद है इनपुट सीजीएसटी का कॉलम, इनपुट सीजीएसटी के बाद इनपुट एसजीएसटी का कॉलम, इनपुट एसजीएसटी के बाद इनपुट आईजीएसटी का कॉलम, और लास्ट में जो कॉलम है हमारे पास वो है टोटल। तो ये हमारा फॉर्मेट रहता है परचेजेस बुक का। अब एक एक करके समझेंगे कि इन कॉलम्स में आना क्या है। तो सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में देनी है, ऊपर हमने परचेजेस बुक तो लिख दिया, पर क्या हमने डेबिट और क्रेडिट लिखा है लेफ्ट और राइट साइड पे? नहीं लिखा हमने। तो इससे आपको समझ आ जाना चाहिए, चाहे कैश बुक एक सब्सिडरी बुक थी, फिर भी उस पर हम लोग क्या लिखते थे? ऊपर हम लिखते होते थे डेबिट और क्रेडिट, लेकिन ये जो परचेजेस बुक है इसमें हम डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखने वाले। अब ऐसा डिफरेंस क्यों है? यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? रिकॉर्ड करने वाले हैं ट्रांजैक्शंस को। जर्नल का ही पर्पस फुलफिल करती होती हैं ये सब्सिडरी बुक्स, बिकॉज वी आर रिकॉर्डिंग इन दी सब्सिडरी जर्नल्स। लेकिन होता क्या है, जो कैश बुक होता है हमने अच्छे से सीखा था, इट इज़ अ सब्सिडरी एज वेल एज अ प्रिंसिपल बुक। वहाँ पे हम लोग रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे और साथ ही में क्या हो रहा था, पोस्टिंग वाला जो स्टेप था वो भी हमारा कंप्लीट हो जा रहा था। इस कारण से वहाँ पर क्या था, उसका फॉर्मेट ही ऐसा था कि वहाँ डेबिट भी लिखना था, क्रेडिट भी लिखना था, क्योंकि वहाँ पे हम लोग टू और बाय करके चीज़ें लिखते थे और दोनों चीज़ें हमारी पूरी हो रही थी, रिकॉर्डिंग वाला एस्पेक्ट भी और पोस्टिंग वाला एस्पेक्ट भी, एज फार एज वो कैश और बैंक इज कंसर्न। लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे हम ये जो परचेज वाली हमारी उधार परचेज वाली जर्नल एंट्री थी, उस जर्नल एंट्री को बार बार लिखने की बजाय क्या करने वाले हैं, जितनी भी उधार परचेज होंगी गुड्स की, वो यहाँ पर किसी ना किसी तरह हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, कैश बुक में डेबिट और क्रेडिट लिखते थे ऊपर,
पर ये कोई अकाउंट नहीं है। वो कैश बुक हमने देखा था कि वो कैश अकाउंट भी है और वो डबल कॉलम कैश बुक बैंक अकाउंट भी है, लेकिन यहाँ कोई अकाउंट नहीं बन रहा। ये परचेजेस बुक है, यहाँ सिर्फ रिकॉर्डिंग होने वाली है। तो अब एक एक करके देखते हैं यहाँ क्या क्या आएगा हमारे पास। तो डेट में तो हमें ऑलरेडी पता चल गया, डेट व्हेन अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हैपेंड या टुक प्लेस, तो वो वाली डेट यहाँ पर आएगी। उसके बाद है इनवॉइस नंबर। अब हमें पता है रिकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं, वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स, वो इनवॉइसेस को बेस लेकर हम लोग क्या करते होते हैं, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते होते हैं। तो इस परचेजेस बुक को हम क्या देखकर बनाएंगे, परचेज वाले जो इनवॉइसेस होते हैं उन्हीं को बेस लेकर हम लोग ये परचेजेस बुक बनाते होते हैं। तो साथ ही में हम लोग ये पॉइंट भी लिख लेंगे यहाँ पर, ट्रांजैक्शंस are recorded taking purchase invoices as the base। तो ये कैसे बना रहे हैं हम ये सारी बुक्स, ये जो परचेजेस बुक को बना रहे हैं इसको कैसे बना रहे हैं, परचेज इनवॉइसेस जो हैं ये उधार वाले गुड से रिलेटेड, उनको बेस लेकर हम लोग ये परचेजेस बुक बना रहे हैं। तो परचेजेस इनवॉइस आर टेकन एज अ बेस फॉर मेकिंग दिस परचेजेस बुक। तो उसके बाद ये इनवॉइस नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया, जो क्वेश्चन में हमें दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता। अगर दिया है तो हमने यहाँ पर लिखना है वो इनवॉइस नंबर। उसके बाद है पर्टिकुलर्स। अब पर्टिकुलर्स में हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, जो कॉलम्स हैं सारे ये वाले जो कॉलम्स है वो किसी ना किसी तरह यहाँ पर आ चुके हैं हमारे फॉर्मेट में। जो परचेजेस वाली जो अमाउंट है वो यहाँ इस परचेज वाले कॉलम में आनी है। अब जो इनपुट जीएसटी, वो इनपुट जीएसटी 3 टाइप्स का रह सकता है। एक ट्रांजैक्शन में तो मैक्सिमम 2 तरीके के जीएसटी हो सकते हैं, जो कि है इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई, जो कि होगा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, और अगर ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट रही तो आ जाएगा इनपुट आईजीएसटी। तो वो सारे कॉलम्स हैं हमारे पास, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी। अब ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है, इस क्रेडिटर से रिलेटेड है, क्योंकि ये परचेज भी हमने उस क्रेडिटर से ही करी है। ये जो इनपुट जीएसटी हमने देना है ये भी इस क्रेडिटर को ही हमने देना है, तो हमने इसी को पे करना है क्रेडिटर को। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, पर्टिकुलर्स में आएगा उस पर्टिकुलर क्रेडिटर का नाम जो भी हमें ट्रांजैक्शन दी होगी। तो सबसे पहले आएगा उस क्रेडिटर का नाम, कोई टू नहीं लिखना, कोई बाय नहीं लिखना। यहाँ पे हम अकाउंट बना ही नहीं रहे, हम सिर्फ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। परचेजेस बुक है, पता ही क्या करके आए हैं, परचेज ही करके आए। और किसकी करके आए हैं, उधार परचेज करके आए और गुड्स की ही करके आए, ये हमें चीज़ अच्छे से पता है। परचेजेस बुक अगर नाम पढ़ लिया इसका मतलब ही ये है कि क्रेडिट परचेज ऑफ ओनली गुड्स आर रिकॉर्डेड इन दिस परचेजेस बुक। तो अब एक एक करके हम सारी ट्रांजैक्शंस देखेंगे और सबसे पहले आएगा उस पर्टिकुलर क्रेडिटर का नाम जिससे हमने उधार पर परचेज किया। उसके बाद हम लोग लिखते होते हैं क्या चीज़ परचेज करी, उसकी क्या क्वांटिटी थी, क्या उसका रेट था, और फिर टोटल हम लोग कहाँ लिख देते होते हैं, डिटेल्स वाले कॉलम में हम लोग लिख देते होते हैं टोटल की क्वांटिटी इनटू रेट ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, वो कितना आया। तो सारी जो कैलकुलेशंस रहती हैं वो हमारे डिटेल्स वाले कॉलम में ज़रूर आती होती हैं। उसके बाद क्या होता है, हमें पता है परचेज वाली अमाउंट जो हम हमेशा रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री में, वो क्या होती थी, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। हमने सीखा था कि ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम उसको कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। जब जब इस परचेज को डेबिट करना है हमेशा वो होगा नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, मतलब कि ट्रेड डिस्काउंट पहले ही माइनस होगा और जो नेट अमाउंट आएगी, बैलेंस अमाउंट जो आएगी, वो ही परचेज की अमाउंट होती है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हमने पे नहीं करना होता, इट इज़ ऑलरेडी डिडक्टेड इन द इनवॉइस। तो इस कारण से हम लोग क्या करेंगे, ये परचेजेस बुक में हम लोग यहाँ कैलकुलेशन दिखाएंगे पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में ही कि इतनी क्वांटिटी इसकी थी, इतनी क्वांटिटी इसकी थी। साथ में अगर हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला तो हम लोग लिखेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट, इसकी भी कैलकुलेशन यहाँ डिटेल्स वाले कॉलम में दिखाएंगे। और बैलेंस अमाउंट जो हमारी निकल गई वो क्या होगी, वो होगी एक्चुअल परचेज वाली अमाउंट, तो वो यहाँ पे बाहर आ जाएगी इस परचेज वाले कॉलम में। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि परचेज वाले कॉलम में जो अमाउंट आनी है इट विल बी नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ये चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे भी कि इस वाले कॉलम में हमेशा जो अमाउंट आएगी नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, जो परचेज की वैल्यू आई वो ही यहाँ पे आनी है। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ लिख भी लेंगे कि यहाँ आना है नेट अमाउंट ऑफ परचेज, मतलब कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। साथ ही में यहाँ लिखेंगे
amount to be recorded in purchase column is always net of trade डिस्काउंट, मतलब कि ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस करो, उसके बाद जो अमाउंट आएगी बैलेंस वो ही यहाँ पर बाहर आएगी इस परचेज वाले कॉलम में। डिटेल्स में तो सब कुछ ही लिख लेना है, लेकिन परचेज वाले कॉलम में नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट जो अमाउंट आई वो ही बाहर आएगी। उसके बाद क्या होगा, हमें ये चीज़ भी पता है, हमने जीएसटी में समझ लिया था कि जीएसटी कौन सी अमाउंट पे चार्ज होता है, वो भी उसी अमाउंट पे चार्ज होता है विच इज़ नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ऐसा होता क्यों है, इसलिए होता है हमारी जब परचेज की वैल्यू ही नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट है, उतना ही लायबल है हम उस क्रेडिटर को पे करने को, तो जीएसटी ज़्यादा अमाउंट पे थोड़ी ना हम लोग पे कर देंगे। जब हमने पे ही नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट वैल्यू करनी होती है तो उसी अमाउंट पे हमारा जीएसटी चार्ज होता है, तो जो बैलेंस ऑलरेडी निकल जाता है ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद उसी के ऊपर हमने जीएसटी चार्ज करना है। तो अब वो जीएसटी या तो इनपुट सी जीएसटी इनपुट एस जीएसटी होगा, या फिर क्या होगा इनपुट आई जीएसटी। तो हम यहाँ लिखेंगे ऐड इनपुट सी जीएसटी इनपुट एस जीएसटी या फिर इनपुट आई जीएसटी। वो टैक्सेस हमारे ऐड हो जाएंगे। क्यों ऐड होएंगे, क्योंकि हम लोग हैं परचेजर, हमने परचेज करी तो परचेज के साथ में हमें क्रेडिटर को क्या देना है, हमने ये इनपुट जीएसटी भी उसी को पे करना है, तो इसलिए हमारा जो टैक्स है वो भी ऐड होएगा। तो हम लोग लिखेंगे ऐड ट्रेड डिस्काउंट तो लेस हुआ, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट पे हमने ना तो जीएसटी पे करना है ना हम लायबल है उस क्रेडिटर को देने को, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट तो लेस होगा, लेकिन ये जो टैक्सेस हैं ये हमने पे करने हैं उस क्रेडिटर को, जो कि आगे चल के उसको गवर्नमेंट को जमा कराएगा। ये चीज़ भी हमें पता है, सेलर करवाता होता है गवर्नमेंट को जमा, तो हम लोगों ने पे करना है उसको। तो हमें क्या करना होगा, हम करेंगे ऐड इन टैक्सेस को, तो हम लिखेंगे ऐड इनपुट जीएसटी। उसे भी हम लोग यहाँ डिटेल्स में लिखेंगे और पर्टिकुलर जो इनमें से कॉलम होगा उनमें हम लोग वो जीएसटी की अमाउंट लिखेंगे, और ऐसे करके हमारी जो टोटल ट्रांजैक्शन की वैल्यू है वो आ जाएगी, जो कि होगी परचेज प्लस ये वाले जीएसटी, और उससे हमारा टोटल वाले कॉलम में वैल्यू आ जाएगी। तो ये चीज़ जब हम अभी क्वेश्चन के थ्रू करेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी, लेकिन अभी के लिए बस ये ध्यान में रखना है कि नेट अमाउंट ऑफ परचेज, मतलब कि आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, वो ही परचेज वाले कॉलम में आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हमारी जर्नल एंट्री भी ऐसी होती थी और हमें अच्छे से पता है वी डू नॉट रिकॉर्ड ट्रेड डिस्काउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, परचेज वाले कॉलम में नेट अमाउंट ऑफ परचेज आनी है। नेट अमाउंट ऑफ परचेज होता है जो भी वैल्यू थी माइनस ट्रेड डिस्काउंट, और उसी वैल्यू के ऊपर हमने जीएसटी भी चार्ज करना है, पे करना है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जब भी परचेजेस बुक बना रहे हैं तो इनपुट वर्ड ही यूज़ होना है, आउटपुट वर्ड तो यूज़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनपुट जीएसटी है जो हम पे करते होते हैं विच इज़ एन एसेट फॉर अस। उसके लिए जीएसटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ये कॉलम जैसे हैं कि परचेज की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद इनपुट टैक्सेस लिखते हैं जो हमने पे किया होता है, और उससे हमें टोटल पता चल जाता है उस क्रेडिटर को हमने कितना देना है। तो फॉर्मेट भी इस जर्नल एंट्री के थ्रू ही निकला है। यही वाली चीज़ें हैं, बस लिखने का जो तरीका हो गया वो अलग हो गया। उसके बाद एक और चीज़ है जो परचेजेस, सेल्स, इन सब से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, मतलब कि जो फ्रेट चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अब गुड्स हमने खरीद तो लिए, अब उसको अपने तक लाना भी होगा, तो उसके लिए हम लोगों को फ्रेट चार्जेस पे करने होंगे। तो पहले क्या होता था, जो फ्रेट पे करते होते थे वो यहीं पे हम लोग इंक्लूड कर लेते होते थे उसकी कैलकुलेशन, लेकिन आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी क्या हो गया है, ये जो फ्रेट वाली सर्विस है, जो ट्रांसपोर्टेशन वाली सर्विस हम लोग ले रहे हैं, एक तरीके से परचेज ही कर रहे हैं, तो अब इस पे जीएसटी लगेगा, इस पे भी कुछ इनपुट जीएसटी हमें पे करना पड़ेगा एज अ परचेजर। तो अब क्या हो गया है, ये जो फ्रेट चार्ज है इस पे जो रेट रहता है जीएसटी का वो होता है 18%, लेकिन जो भी हमने गुड्स खरीदे ज़रूरी तो नहीं उस पर 18% रेट ही लगे, 12% भी लग सकता है या कोई और रेट रख सकता है जीएसटी का। जो भी हमारे पास 4 रेट्स हैं, क्योंकि एक तो 0% है वो तो रेट ही नहीं हुआ, तो 4 रेट से है गए बाकी। तो अब 18% छोड़ के कोई और रेट अगर आपको लग रहा है तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगी। इसलिए क्या डिसाइड किया गया है कि जो फ्रेट चार्जेस है उसकी जो जर्नल एंट्री रहेगी वो अलग से जर्नल प्रॉपर में पास होएगी। यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम गुड से रिलेटेड, उसमें हमने फ्रेट चार्जेस को इंक्लूड नहीं करना है। तो सेपरेट जर्नल एंट्री विल बी पास्ड फॉर
फ्रेट चार्जेस, जिसमें हम उसका जीएसटी भी पे करेंगे, सब कुछ करेंगे जैसे होता है, पर नॉर्मल जर्नल एंट्री पास करेंगे, परचेजेस बुक के अंदर फ्रेट चार्जेस को इनकॉर्पोरेट नहीं करना है। और ये इसलिए नहीं करना है क्योंकि जो रेट रहेगा जीएसटी का गुड्स के ऊपर जो हमने परचेज किए होंगे और जो रेट रहेगा फ्रेट के ऊपर वो डिफरेंट होगा, उससे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए ऐसा हमने नहीं करना और सेपरेट जर्नल एंट्री पास करनी है। तो ये चीज़ भी हम यहाँ लिख लेंगे, सेपरेट journal entry is passed for freight charges in journal प्रॉपर। हमें अच्छे से पता है जो तो हमारी सब्सिडरी बुक्स बन रही है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो तो उस पर्टिकुलर बुक में चली जाती हैं, लेकिन जो भी रिमेनिंग चीज़ें रहती है, रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस रहती है, वो सारी कहाँ जाती है, सारी जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती हैं। वहाँ पे प्रॉपर जर्नल एंट्री हम लोग पास करते होते हैं अलॉन्ग विद नरेशन। साथ ही में हम लोग यहाँ पे ये भी लिख लेंगे कि इस पे जीएसटी क्या होता है, जीएसटी का रेट इस पे होता है 18%। तो इसके लिए जो जर्नल एंट्री रहेगी वो क्या रहेगी, नॉर्मल खर्चे वाली जो जर्नल एंट्री होती है, फ्रेट चार्जेस हमने पे करना है, तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं वो सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन वाली सर्विसेज। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, जीएसटी पे करना होगा। जीएसटी पे करना होगा तो इनपुट जीएसटी वर्ड यूज़ होगा। फिर से वो डिपेंड करता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो इनपुट आईजीएसटी वर्ड यूज़ करना है। तो जर्नल एंट्री बनेगी फ्रेट चार्जेस अकाउंट डेबिट, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस, साथ ही में इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, डेबिट इंक्रीज इन एसेट। हमने जीएसटी पे कर दिया क्योंकि हमने परचेज करी है वो वाली सर्विस, और टू वो पर्टिकुलर क्रेडिटर क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती होती है। तो ऐसे रहेगी जर्नल एंट्री फॉर फ्रेट चार्जेस। नॉर्मल जो हम जर्नल एंट्री ऑलरेडी सीख चुके हैं जीएसटी करते वक्त, वही वाली जर्नल एंट्री हमने पास करनी है। सिर्फ ध्यान में इतनी बात रखनी है कि फ्रेट चार्जेस को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हमने नहीं करना, परचेज बुक का पार्ट वो नहीं रहेंगे। और लास्ट में एक और चीज़ हम लोग यहाँ लिखेंगे जो कि है डिफरेंस बिटवीन परचेजेस बुक एंड परचेज अकाउंट। तो परचेजेस बुक हम यहाँ पे बनाना अभी सीख रहे हैं, परचेज अकाउंट हम ऑलरेडी लेजर में बनाना सीख चुके हैं कि कैसे परचेज अकाउंट हम बनाते होते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है इन दोनों चीज़ों में। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ परचेजेस बुक और यहाँ मैंने लिखा परचेज अकाउंट। अब है क्या, पूरा ही डिफरेंट है। परचेज बुक में क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजैक्शन को, इट इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नल, वेयर एज ये परचेज अकाउंट क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लेजर। ये अकाउंट जब हम बनाते होते हैं, अलग अलग अकाउंट जब बने होते हैं, उस पूरे को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं लेजर। तो लिखेंगे हम लोग फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नल। ये है जर्नल का पार्ट, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। और ये परचेज अकाउंट क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लेजर। ये लेजर का पार्ट है। यहाँ पे हम लोग पोस्टिंग करते हैं, कास्टिंग करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, और ऐसे करके पता चल जाता होता है एक पर्टिकुलर अकाउंट में एक पर्टिकुलर डेट पे कितना बैलेंस है। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे नो डेबिट एंड क्रेडिट साइड। इसकी कोई साइड नहीं है, यहाँ पे बस ऐसी फॉर्मेट है जहाँ पे हमने बताना है एक पर्टिकुलर क्रेडिटर को हम कितना ओ करते हैं, कितना तो उसकी परचेज की अमाउंट है और कितना हमने जीएसटी उस पर पे किया, जिसको हम इनपुट जीएसटी बोलते हैं। तो देयर इज़ नो डेबिट एंड क्रेडिट साइड, वेयर एज परचेज अकाउंट में क्या होता है, इट हैज़ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। प्रॉपर डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड होती है हमारे पास इन केस ऑफ परचेज अकाउंट। और लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखेंगे हम लोग, इट रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स।
तो परचेजेस बुक के केस में क्या होता है, सिर्फ क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करेगा गुड्स की, तो उधार वाली ही यहाँ पे रिकॉर्ड होंगी। पर यहाँ पर क्या होगा, लिखेंगे हम लोग कैश एज वेल एज क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इज पोस्टेड। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे होते हैं पोस्टिंग, पर यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉपर पोस्टिंग होएगी, चाहे क्रेडिट परचेज होती है गुड्स की, चाहे कैश परचेज होती है गुड्स की, सारी ही यहाँ पर पोस्ट हो जाती होती है इन केस ऑफ परचेज अकाउंट, क्योंकि वहाँ पे पूरा खाता बना रहे हैं हम परचेज से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो ये थे मेजर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन परचेजेस बुक एंड परचेज अकाउंट। तो अब साथ ही में हम लोग एक और चीज़ नोट करेंगे कि इस परचेजेस बुक को हम लोग इनवॉइस बुक या फिर बॉट बुक भी बोलते होते हैं। तो अगर हमें कहीं वर्ड्स दिख जाए इनवॉइस बुक या बॉट बुक तो डरना नहीं है, परचेजेस बुक के ही दो और नाम है जो कि क्या है, इनवॉइस बुक और बॉट बुक। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट परचेजेस बुक से रिलेटेड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे एक क्वेश्चन परचेजेस बुक से रिलेटेड, और साथ ही में हम लोग सीखेंगे कि परचेजेस बुक से हमने लेजर पोस्टिंग कैसे करनी होती है। साथ ही में हम लोग वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे जो हमारे दिमाग में आना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को देख के जो कि सब्सिडरी बुक से रिलेटेड हो, और क्या क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए, क्या मेथोडोलॉजी हमने फॉलो करनी है सब्सिडरी बुक का कोई भी क्वेश्चन करने में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।